चैप्टर नंबर 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये, इसके बारे में। एक मिनट बेटा, जो भी अनम्यूट हैं वो अपने आप को म्यूट करें, या डिस्टरबेंस उनकी वजह से हो रहा है, तो बेटा अपने आप को म्यूट रखें आप। चैप्टर 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बेटा इसकी जो प्रेरणा है, जो प्रेरण की प्रेरणा है, वो चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था, ओरस्टेड का प्रयोग। ये बेटा हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7। ओरस्टेड ने हमें ये बताया, ओरस्टेड ने क्या बताया था हमें? ओरस्टेड ने बताया था कि आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करो और विद्युत धारा से क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक चुंबक बन जाएगी। ऐसा हमने पढ़ा था बेटा चैप्टर नंबर 7 में। तो फिर वहां से एक सोच डेवलप हुई, इस तरह का एक थॉट आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकें। तो ऐसा सोच करके हेनरी और फेराडे, हेनरी व फेराडे नामक वैज्ञानिकों ने 2 प्रयोग किए, और उन प्रयोगों से ये पाया गया, उन प्रयोगों से स्पष्ट हुआ कि जैसे ही आप लोग चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हो, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हो, और वहां पर क्या उत्पन्न हो जाती है? वहां विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ये चैप्टर है, किस बारे में है। अभी तक हमने 7वां चैप्टर जो पढ़ा था, उस चैप्टर में हमने विद्युत धारा की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हुआ समझा था। अभी इस चैप्टर में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की सहायता से प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होना समझेंगे। ठीक है, तो ये जो परिघटना है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होना, इसको अपन बोल देते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब बेटा विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है, उसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ है? तो दैनिक जीवन में इसका बहुत सारी जगह उपयोग है। आप लोगों ने क्या जनरेटर के बारे में सुना है? जनित्र। अरे शादी ब्याह में मारवाड़ी में अपन बोलते हैं ना जनरेटर। यस सर। यस सर। वो जो विद्युत जनित्र है, वो किसके सिद्धांत पर कार्य कर रहा है बेटा? वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। ठीक है, आप सबको पता है विद्युत जनित्र क्या करता है? धारा ही तो उत्पन्न करता है। तो वो धारा आई कहां से? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया और उससे धारा उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो किसके अंदर आ रहा है? चैप्टर नंबर 9 में। ये इसका अनुप्रयोग हो गया। और इसका क्या अनुप्रयोग है? तो आप लोगों ने आजकल देखा होगा, उज्ज्वला योजना वाले गैस तो चल ही रहे मार्केट में, लेकिन उसके अलावा हम लोग देखते हैं एक इलेक्ट्रिक स्टोव आता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है, देखा आपने? यस सर। वो इलेक्ट्रिक Yes, जो sir. चूल्हा है वो भी किस पर आधारित है? वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। और क्या क्या? इसके अलावा वात्या भट्टी का नाम सुना होगा आपने, चैप्टर नंबर 6। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तत्वों का शुद्धिकरण निष्कर्षण करके कुछ एक चैप्टर है। यस सर। तो बेटा वहां पर भट्टियों के बारे में पढ़ा होगा आपने, ऐसा पढ़ा होगा, सुना होगा। यस सर।
कि धातुओं को पिघलाते हैं, वहां पर शुद्ध करने के लिए, अयस्क से अशुद्धियां दूर करने के लिए हम लोग धातुओं को पिघलाते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जैसे लोहे के लिए 1800 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो भट्टियां हैं वो भी किसके सिद्धांत पर काम में करती है? वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। तो आई थिंक इतने जो उदाहरण है वो एनफ है, आगे भी कुछ और उदाहरण अपन पढ़ेंगे। तो राइट नाउ आप ये समझ लीजिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो जो फेराडे ने प्रयोग किए वो क्या प्रयोग थे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे उसके निष्कर्ष क्या थे। निष्कर्ष के बाद में फेराडे ने नियम क्या दिए, और नियम के बाद में हम पढ़ेंगे लेंज का नियम क्या था। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं फेराडे के प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेराडे के प्रयोग। बेटा फेराडे के प्रयोग में इन्होंने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। एक एक्सपेरिमेंट आपको यहां पर मैं दर्शा रहा हूं। ये एक कुंडली है बेटा, इस कुंडली के परिपथ में एक ये उपकरण जोड़ रखा है। ये तो हो गई कुंडली सी, और ये आपके पास कौन सा उपकरण है बेटा? ऐसा उपकरण कौन सा होता है? ये है धारा मापी, जिसको हम गैल्वेनोमीटर भी कह देते हैं। तो आप सबको पता है कि भाई गैल्वेनोमीटर है वो धारा का संसूचन करता है कि इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही है, ये पता लगाता है। तो फिलहाल ये जीरो स्थिति पर है। सेंटर में होने का मतलब क्या हो गया? शून्य विक्षेप दर्शा रही है, यानी बिल्कुल भी धारा इसमें नहीं बह रही है। अब हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ली, दंड चुंबक। क्या किया हमने? एक दंड चुंबक ले लिया। ये सर, हाँ ये भी ले लो। एक दंड चुंबक यहां पर आपको नजर आ रहा होगा बेटा। ये जो दंड चुंबक है जिसमें आपको दो सिरे नजर आ रहे होंगे, एन और एस। अब हमने क्या किया, ये जो परिपथ ऐसे संयोजित करा, मतलब एक्चुअली हमने नहीं, ये तो फेराडे ने करा था। हम वापस उसी अरेंजमेंट की बात करें, डिस्कस करें उन्होंने क्या किया होगा। तो फेराडे ने क्या किया, इस चुंबक को यहां से पकड़ करके इधर लेके आया, यहां से पकड़ करके इधर लेके आया, इधर इधर लाते ही उन्होंने देखा कि ये सुइया हिला, इस धारा मापी में कुछ विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो वहां से उन्होंने आइडिया लगाया कि यार ये क्या हो रहा है, मैं चुंबक को इसके आसपास लेके जा रहा हूं और यहाँ पर ये धारा मापी है वो धारा दिखा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ धारा बह रही है। उन्होंने फिर क्या किया, फिर इसको दूर लेके गए, एक बार तो इसके पास लेके आए, एक बार इसके दूर लेके गए। तो चलो पास और दूर लाने के लिए अपन क्या करते हैं, इधर एक और परिपथ बना देते हैं, इधर हम एक और परिपथ बना देते हैं। यहाँ पे भी आपके वही गैल्वेनोमीटर दर्शा रखा है, शून्य विक्षेप जी। ठीक है, ये कुंडली सी। तो ऑब्वियसली बात है, इससे इधर आएगा तो उससे तो दूर जा रहा है और इसके क्या आ रहा है, पास में आ रहा है। तो एक ही डायग्राम में दोनों चीजें आप समझ सकते हो, यस और नो? यस सर। तो यहां जब वो चुंबक को इधर लेके आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, और उस चुंबक को भी वहां से जब इधर लेके आ रहे हैं तो उसमें भी विक्षेप उत्पन्न हुआ। फिर क्या किया, फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया। अच्छा, यहां उन्होंने एक चीज देखी कि यदि इसमें चुंबक का एन सिरा इसकी ओर आ रहा है तब जो विक्षेप हो रहा है, और यदि एस सिरा उसकी ओर जा रहा है तब विक्षेप देखा। दोनों तरफ जो विक्षेप आया वो अलग अलग दिशा में आया।
यानी कि एक चीज तो तय है कि चुंबक के ध्रुवों की डायरेक्शन से विक्षेप की डायरेक्शन तय होती है कि विक्षेप किस डायरेक्शन में होगा। यानी अभी तो क्या किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में लाया जा रहा है। एक फिर उन्होंने एक कंडीशन तो ले ली ये वाली, एक कंडीशन में उन्होंने क्या किया, ये सेम चुंबक को पलट दिया। उन्होंने क्या कर दिया, इसको पलट दिया। और यहां अब रख दिया एस सिरा और यहां रख दिया एन सिरा। और अब की बार उन्होंने क्या किया, इसको इधर लेके आए। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ उत्तरी ध्रुव इसकी तरफ आ रहा है, यहाँ दक्षिण ध्रुव इसकी तरफ आ रहा है। यहाँ से दक्षिण ध्रुव दूर जा रहा है, यहाँ इससे उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है। इसी से सेम, मतलब इसकी जगह रख दी हमने। ठीक है, आप स्थितियां समझना बेटा। चुंबक वही है, पहले हम उत्तरी ध्रुव पास में लेके आ रहे हैं, फिर हम दक्षिण ध्रुव पास में लेके आ रहे हैं। उस कुंडली के लिए बात करें तो पहले हम उसके से दूर ले रहे हैं दक्षिण ध्रुव, और फिर उससे उत्तरी ध्रुव दूर ले रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रयोग समझ में आया? यस और नो फटाफट बोलो। यस सर। सभी Yes, sir. कोई डाउट, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? हुआ है सही। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो, फटाफट बोलो। हाँ सर। ओके सर। ओके, देन फिर अब अपन बात करेंगे सेकंड क्या किया इस प्रयोग में। उन्होंने ऐसा करा, सेकंड प्रयोग, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। सर ये कुंडली तांबे की है। क्या बेटा? हाँ, कुंडली तांबे की। ये कुंडली तांबे की है ना सर? हाँ बेटा। वो किस तरह की है? क्या बेटा, रिपीट करो। बिल्कुल, ये कुंडली तांबे की है, आप रिपीट करो। उसके आगे क्या? और सर ये दूसरे पदार्थ की नहीं ले सकते? नहीं ले सकते ना, दूसरे धातुओं की नहीं ले सकते कुंडली? बिल्कुल ले सकते हैं, दूसरे धातु की भी ले सकते सर तो उसमें उसमें धारा प्रवाहित होगी इसलिए मान की। हैं। बेटा ये चीजें तो 10th क्लास की चीजें ना बेटा। हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो चालक धातु होती है वो चांदी होती है। यस सर। चांदी बेचारे के पास पेन नहीं, कोई कुंडली बनाने के लिए कहाँ से आ जाएगी, तो चांदी तो लेगा नहीं। फिर इसके बाद चालकता होती है तांबे की, तो तांबा काम में लेगा। अब इसका प्रतिरोध कम होगा, तभी तो इसमें धारा आसानी से हम लोग उसको देख सकते हैं। अगर ओके यहाँ सर। पर आपने सपोज करो कोई ऐसी धातु ले ली जिसकी प्रतिरोध ज्यादा है, तो फिर वो विक्षेप अपन देख लेंगे। सेकंड सर प्रयोग, यस बेटा। तांबा लेमिनेटेड है क्या? तांबा, उसके हाँ। ऊपर क्या तांबे पर? नहीं नहीं, प्रेरण हो रहा है ना, तो उस वजह से ही हो रहा है वो। सेकंड, अपन सेकंड स्थिति में क्या कर रहे हैं, एक और कुंडली ले रहे हैं और इसमें अब की बार एक बैटरी जोड़ दी बेटा, और बैटरी के साथ यहां पर एक कुंजी लगा दी, कुंजी के। तो ऑब्वियसली धारा ऐसे ही बहेगी इसमें। इसके पास एक और कुंडली रखी है। यस परमेश्वर बेटा, आपका क्वेश्चन वापस रिपीट करो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो, और क्लियर हो गया तो ओके। सेकंड स्थिति में एक धारावाही कुंडली है जो बैटरी के साथ जुड़ी हुई, इसलिए तो धारा प्रवाहित होगी। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं करी है। फिलहाल आप ये समझ लो कि यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि कुंजी क्या है, ओपन है। हमने वहां पर एक और कुंडली लगा दी और उस कुंडली के साथ अटैच क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर। अब हमने देखा कि अभी तक ये इस स्थिति में है, तब तो क्या हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, उधर कोई भी विक्षेप नहीं आ रहा। लेकिन स्थिति 1 तो आपने ये रखी कि कुंजी बंद, इसको क्या बोलेंगे, चालू कुंजी। कुंजी चालू का मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो आप देखते हो कि विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, विक्षेप भी नहीं, विक्षेप शून्य। ठीक है,
अब आप क्या कर रहे हो, इसमें डॉट लगा देते हो। क्या लगा देते हो? डॉट। तो सेकंड स्थिति में जब आप कुंजी बंद करते हो तो ऑब्वियसली जो धारा भी है वो भी यहां पर बहना स्टार्ट हो जाएगी। और इस स्थिति में जब उन्होंने देखा तो वहां पर कुछ ना कुछ विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप उत्पन्न हो गया, यानी इसमें भी धारा बहने लगी। इसमें धारा चालू करी ना, तो इसमें भी धारा बहने लग गई। थर्ड स्थिति में इन्होंने क्या किया, फिर से कुंजी को क्या कर दिया, चालू कर दिया। ये कुंजी चालू और बंद में कंफ्यूज मत होना, यहाँ चालू और बंद का मतलब उल्टा होता है। जब कुंजी चालू है यानी आपने क्या कर दिया, वहां से खुली बोलो, इसको खुली कुंजी बोलो, यानी आपने पिन लगा नहीं रखी है, पिन खोल रखी है और पिन बंद कर दी, तभी तो धारा बहेगी। तो यहाँ पर कुंजी जब आप खुली रख रहे हो वापिस से, तो खुली रखने का मतलब ये हो गया कि अब वापिस से विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। ओके, लेकिन इस विक्षेप में दिशा विपरीत होती है। दिशा क्या होती है? विपरीत। तो वापिस से एक बार थोड़ा सा गौर करना, जब यहाँ पर कोई भी धारा नहीं बह रही थी, जीरो करंट था, तब यहाँ पर भी जो करंट था वो जीरो था। अब आपने इसमें धारा प्रवाहित करी तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ही पिन लगाओगे तो जो मैक्सिमम धारा, जैसे सपोज करो इस स्रोत से 5 एम्पियर धारा बह सकती है, तो इसमें 5 एम्पियर धारा करंट लगातार इसमें बहेगी। जो ही आपने यहाँ पे वो आपने ये लगाई कुंजी, तभी इसमें क्या हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अब जो विक्षेप उत्पन्न होता है वो तभी रहता है जब तक आप कुंजी लगा रहे हो। अब एक बार धारा कांस्टेंट हो गई ना, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अदरवाइज क्या होता, अगर ऐसा होता कि यहाँ कुंजी लगाई और उसमें धारा बैठती ही चली गई, तब तो फिर हमें और बैटरियां, ये इतना सारा खर्चा जो हम कर रहे हैं बिजली उत्पन्न करने के लिए, वो करना ही नहीं पड़ता। करना पड़ता क्या, लगातार करंट बहने लगता। बट यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही आप यहाँ पर कुंजी लगा रहे हो, कुंजी लगाते वक्त उसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, केवल उस सेकंड के लिए, उस समय के लिए वहां विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। अब आपने लगातार करंट, जैसे पहले जीरो था, जीरो से 5 एम्पियर तक बहने लग गया, कांस्टेंट हो गया, तो उधर जीरो हो गया। बट अब आपने क्या किया, वापिस से ये हटा दी। हटाते ही 5 से जीरो हुआ, बदलाव हुआ, फिर से बदलाव होते ही इसमें फिर विक्षेप उत्पन्न हुआ। लेकिन पहले अगर विक्षेप उधर हो रहा था, तो अब की बार विक्षेप किधर हो रहा है, इस तरफ। क्या आपको ये फैराडे का दूसरा प्रयोग समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी इससे रिलेटेड, परमेश्वर बेटा आपको कुछ भी पूछना है तो पूछो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके सर। ये हो गए फैराडे के प्रयोग। अब फैराडे के प्रयोग के बाद में आ जाते हैं, अब हालांकि देखो एस और एन मुझे दर्शाने थे कि कुंडली में एस सिरा कौन सा है, एन सिरा कौन सा है, लेकिन अभी मैंने नहीं दर्शाए। क्यों? क्योंकि अभी हमने लेंज का नियम नहीं पढ़ा। जब लेंज का नियम पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे वापिस से एन किधर होगा, एस किधर होगा। तो राइट नाउ हम लोग वापिस से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चांसेस है, याद जरूर करना इसको। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका फर्स्ट लॉ। पहला नियम क्या है, फैराडे का पहला नियम। तो फैराडे ने अपने पहले नियम में केवल और केवल उत्पन्न होने वाले, मतलब केवल एक थ्योरी दी इन्होंने, और सेकंड प्रयोग में इन्होंने गणितीय रूप भी दिया, उसका फॉर्मूला भी दिया। तो इन्होंने ये कहा कि जब हम किसी परिपथ से संबंधित या से संबद्ध, जब हम किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो
एक परिपथ में आप क्या कर रहे हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हो, तो दूसरे वाले परिपथ में, दूसरे परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है या प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। ये था फेराडे का प्रथम नियम, जिसको अपन बोल देते हैं फेराडे का फर्स्ट लॉ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, आप इस तरह से भी इसको कह सकते हो। बेटा इसमें क्या है, केवल और केवल उन्होंने थ्योरी दी कि भाई एक सर्किट है, उस सर्किट में अगर आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो उसकी वजह से जो दूसरे वाला सर्किट है उसके रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उन चुंबकीय फ्लक्स से क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल से क्या हो जाएगी, प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगी। केवल परिपति कर देना ये, देखो क्या कैसे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है चुंबकीय फ्लक्स, नियम में दे दिया। अब हमने शुरुआत में फ्लक्स तो पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स नहीं पढ़ा। ऐसे एक और टर्म है प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये भी हमने पढ़ रखा है 5वें चैप्टर में, तो इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, लेकिन हमें चुंबकीय फ्लक्स डिस्कस करने की जरूरत है कि ये क्या होता है। तो अभी ये डिस्कस करेंगे। पहले फिलहाल ये जितना मैंने बताया ये समझ में आया। ये जो घटना होती है इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं ना, ओके। तो ये हो गया बेटा आपके पास फर्स्ट लॉ। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ के बाद अपन पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में फेराडे ने बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना उसका परिमाण कितना होगा। तो फेराडे ने बताया था, फेराडे के द्वितीय नियमानुसार फेराडे के द्वितीय नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, या कह दो प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है। अब यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को हमने लिख दिया कि ये ई से दर्शाया जाता है। किसके समानुपाती होगा, फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन को मैंने बोल दिया कि भाई डी फाई बी है, और परिवर्तन की दर है इसलिए डी फाई बी बाई डी टी लिख दिया, अवकलन कर दिया, वही तो होती है परिवर्तन की दर। तो ई समानुपाती डी फाई बी बाई डी टी, ये फेराडे का द्वितीय नियम है, जिसको आप ये भी लिख सकते हो ई बराबर के डी फाई बी बाई डी टी। अब यदि k का मान 1 हो जाता है तो आप लिख सकते हो E बराबर डी फाई बी बाई डी टी। ये आप कह सकते हो कि फाइनल फेराडे का जो नियम है वो ये है, जहां k बराबर 1। तो एक बात ध्यान रखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये दो टर्म इस नियम में उपयोगी है। एक तो आप कहोगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है उसके समानुपाती होता है। ये हो गया बेटा सेकंड नियम। कोई डाउट हो तो बताओ। सर बुक में इसमें माइनस क्यों दिया हुआ है? यस बेटा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे अभी। फेराडे ने केवल और केवल परिमाण बताया था, वो माइनस जो है वो दिशा को दर्शाता है। फेराडे अभी अधूरा है,
जब लेंज नामक वैज्ञानिक आएगा तब उसे पूरा करेगा। और इन्होंने ये बता करके इतिश्री कर ली, ठीक है, कि हाँ ये होता है। अब जो दिशा की बात है वो लेंज बताएगा। लेंज कहेगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वो उत्पन्न होता है। तो कारण क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध होगा तो यहाँ माइनस का सिंबल काम में लेंगे। समझ में आई बात आपको? तो अभी आप जब आपसे ये पूछा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम फैराडे के, तो ये दो ऐसे ही लिखोगे आप। एग्जाम में जब आप लिखोगे तब तक आप 9 चैप्टर पूरा पढ़ चुके होंगे, तो फिर आप माइनस के चिन्ह के साथ लिखोगे। अभी ये पूरा थोड़ी अधूरा है ना ये। यस सर। तो लेंज पढ़ने के बाद जो फाइनल टर्म आएगी वो आएगी E बराबर माइनस का डी फाई बी बटा डी टी। ओके, तो इसको मिटा दूं, इसको मिटा दिया जाए। सर इसकी शॉट ले लीजिए। ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो बार बार एक टर्म आ रही है चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है। तो इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ रखा है। जिन्होंने भी विद्युत फ्लक्स पढ़ रखा है उनको चुंबकीय फ्लक्स समझना बहुत ही आसान रहेगा, और जिन्होंने नहीं समझा है पहले उनको भी कोई डरने की बात नहीं है, बहुत आसान ही है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम फाई बी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? फाई बी। और आप सबको पता है बी यहाँ पर किसका प्रतीक है? चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का पूरा प्रतीक हो गया फाई बी। अब है क्या? जिनको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा याद है उनको तो बेटा इतना ही करना है, जहां विद्युत था वहां चुंबक रखना है। शब्द केवल विद्युत की जगह क्या रखना है? चुंबक। ठीक है, तो वापिस से देखो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स जो है वो होता है किसी भी पृष्ठ से, किसी भी पृष्ठ के किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली अब मैं लिख रहा हूं विद्युत बल रेखाएं। क्या सही लग रहा है क्या शब्द? चुंबकीय बल रेखाएं लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। अगर विद्युत बल रेखाओं की संख्या लिख देता और विद्युत क्षेत्र लिख देता तो हो जाता विद्युत फ्लक्स वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो बताओ परिभाषा सभी को समझ में आ गई? यस और नो? जस्ट राइट डाउन। यस सर। एक तो इंपॉर्टेंट शब्द है लंबवत और एक इंपॉर्टेंट शब्द है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। ये दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है चुंबकीय फ्लक्स में। ओके सर। और परिभाषा की बात कर लेते हैं, या दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा हम देते हैं अदिश गुणनफल। किस किस के बीच अदिश गुणनफल? चुंबकीय क्षेत्र और फिर अपन सेकंड ले लेते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पृष्ठ ले रहा हूं, ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ में मान लो जो आपके पास चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, वो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अप्लाई हो रहा है। ये डायरेक्शन है मान लो बी की, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपने एक क्षेत्र ले लिया ऐसे, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमने मान लिया कि भाई वो इस डायरेक्शन में ऐसे डीएस। बी भी आपको बी इसी डायरेक्शन में नजर आ रहा है। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि बी और डीएस सेम ही डायरेक्शन में हो। एक मिनट के लिए रुकना। हाँ बेटा ये समझ में आ रहा है? मैंने एक अल्पांश ले लिया, एक क्षेत्रफल ले लिया, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं के रूप में तो आपने बता ही दिया। अब हम बात कर रहे हैं
जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, और जो आपके पास ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश है, इन दोनों के अदिश गुणनफल के आधार के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो अभी मैंने बी की दिशा ये ले ली, तो बी और डीएस में थीटा बराबर 0 डिग्री आ रहा है। तो अब ऐसा एक एंगल लेते हैं जहां थीटा नजर आए, तो मैंने इसको क्या करा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मैंने कह दिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ये तो हो गया आपका वो क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल जो आप कह रहे हो डीएस, ये कोई अल्प क्षेत्रफल ले लिया आपने डीएस। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, यानी क्षेत्रफल का परिमाण और उसकी दिशा। मान लो मैं अगर इस डस्टर का क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो इसमें 3 पृष्ठ है बेटा। कितने पृष्ठ हैं? 3। वैसे तो टोटल 4 पृष्ठ भी ले सकते हो आप। इस अगर ऊपर वाले पृष्ठ की बात करूं, यहां क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर, इससे इस पृष्ठ की बात करूं तो इधर लंबवत बाहर की ओर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस क्षेत्र की बात करूं तो इधर लंबवत बाहर की ओर, और इस नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर लंबवत नीचे की ओर। तो ऐसे हम किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ज्ञात कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये एक मार्कर है, इसका क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करना है तो हम लोग इसमें 3 पृष्ठ कंसीडर कर सकते हैं। एक ये ऊपर वाला पृष्ठ जो अभी आपको दिख रहा है वृत्ताकार रूप में, एक ये नीचे वाला पृष्ठ, और एक ये पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो ऐसे नजर आ रहा है पूरा राउंड, ये जो राउंड पृष्ठ है, ये 3 पृष्ठ है इसके। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबवत ऊपर की ओर बाहर की ओर, इस पृष्ठ का लंबवत बाहर की ओर नीचे, बाहर तो नीचे ही होगा ना इसमें, और इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हर पॉइंट पर लंबवत बाहर की ओर। इस पॉइंट पे ज्ञात करोगे तो यहाँ लंबवत बाहर की ओर। तो अभी जो आपको दर्शा रखा है इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके लंबवत बाहर की ओर, तो लंबवत बाहर की ओर हमने ऐसे दर्शा दिया कि इसका क्षेत्रफल सदिश है इस दिशा में, डीएस सदिश या डीए ले लो। चलो हमेशा ध्यान रखना, अगर टोटल क्षेत्रफल ए है तो उसका अल्पांश होता है डीए, टोटल लंबाई एल है तो उसका अल्पांश होता है डीएल, टोटल कार्य डब्ल्यू है तो उसका अल्पांश होता है डी डब्ल्यू, टोटल आपके पास फ्लक्स फाई है तो उसका अल्पांश होता है डी फाई। ये हमेशा ध्यान रखना ऐसा। तो अभी आपने डीए देख लिया यहाँ पर। अब मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो बी सदिश इधर हो गया और दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? थीटा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज टेल मी। नो सर। ये कंप्लीट एरिया ले लिया मैंने। इस एरिया में आपको नजर आ रहा होगा कि अल्पांश डीए और बी के बीच में एंगल हमने ले लिया थीटा। अब बेटा दूसरी जो परिभाषा है इसी आधार पर है। परिभाषा से पहले सूत्र लिखो। इसमें जो अल्पांश थीटा होगा, सॉरी अल्पांश फ्लक्स होगा, अल्प फ्लक्स, इस इतने से हिस्से का फ्लक्स कितना है, वो फ्लक्स जो होगा वो होगा डी फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अगर मुझे कंप्लीट का ज्ञात करना है तो इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा डी फाई बी का समाकलन फाई बी, और इसका समाकलन करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से, जिसको आप ये भी लिख सकते हो कि फाई बी बराबर बी वेक्टर तो बाहर आ गया, डीए वेक्टर का समाकलन होता है ए वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये सूत्र होता है चुंबकीय फ्लक्स का। क्या आप मुझे बता सकते हो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी? अब इसको देख करके बता सकते हो? कोई भी खुद बना सकते हो, सीखो बनाना। बी सदिश क्या है, क्या बोलेंगे इसको? बी सदिश किसको व्यक्त करता है? चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र तथा ए सदिश क्षेत्रफल सदिश। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का कौन सा गुणनफल है? दो गुणनफल मतलब अदिश गुणनफल। अदिश। इन दोनों के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश या चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश
का अदिश गुणनफल। हमेशा ध्यान रखना, डॉट गुणनफल का मतलब होता है अदिश गुणनफल और क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणनफल। का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स। ठीक है, अब बेटा इसको आगे अपन बाद में इसको ओपन करेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। फिलहाल हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या होगा, देखो ऐसा ही मात्रक, कोई बता सकता है क्या होगा ऐसा ही मात्रक? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बेटा बी का होता है वो, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बी का होता है। तो यहाँ पर अगर रखोगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या होता है Yes, इसका sir. मात्रक? वेबर। वेबर। तो यहां से वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आता है, यहां से बी का सूत्र क्या होगा? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर मैं बी का मात्रक टेस्ला लूं तो क्या मात्रक होगा इसका? टेस्ला मीटर। मीटर या मीटर स्क्वायर? अरे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो बी का तो हो गया टेस्ला, ए का हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये मात्रक हो गया टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। आप इसी मात्रक को बल के रूप में, ऊर्जा के रूप में भी दे सकते हो आप। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक आप बता सकते हो, या तो कह सकते हो मैक्सवेल, क्योंकि उसमें होता है मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा मैक्सवेल। ठीक है, इसके अलावा भी ईएमयू 10 की पावर 8 ईएमयू के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले ये हैं, आप इसको जूल के रूप में भी यानी ऊर्जा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हो। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका विमेय सूत्र क्या होगा, तो जरा विमेय सूत्र निकालिए फटाफट, विमेय सूत्र निकालिए। यस बेटा, इसका विमेय सूत्र अगर अपन बात करें तो विमेय सूत्र निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो जानने के लिए हमें एक तो बी का विमेय सूत्र पता होना चाहिए, एक ए का विमेय सूत्र पता होना चाहिए। बी आपने पढ़ा था एफ बराबर क्यू वी बी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा? हाँ या ना? यस सर। यहां से बी बराबर आ जाएगा एफ बटा क्यू वी। एफ होता है आपके पास क्या? एफ होता है आपके पास न्यूटन, या आप ये कह सकते हो इसका विमेय सूत्र डायरेक्टली, क्योंकि बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो वहां से आप लिख सकते हो m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। q q इंटू वी है, आपको पता है v होता है मीटर प्रति सेकंड, v होता है मीटर प्रति सेकंड, और q जो है वो आवेश है, तो q बटा सेकंड यानी ये धारा हो जाएगी। तो एम्पियर इंटू मीटर यहां पर बटा में लिख सकता हूं मैं, एम्पियर इंटू मीटर। कैसे आया? क्योंकि आपको पता है Q वैसा का वैसा V का होता है m बटा टी, तो Q बटा टी जो होगा वो होता है धारा। Q बटा टी किसका सूत्र होता है? धारा का। तो एम्पियर और ये हो गया मीटर। अब ये बेटा आपके पास मीटर जो है उसका विमेय सूत्र क्या होगा? L1। तो आपके पास B का जो फाइनली विमेय सूत्र आया वो क्या आया? M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1। समझ में आई बेटा? अरे बोलो, ये समझ में आया क्या? यस सर। तो B का आ गया। अब A का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो मीटर स्क्वायर से गुणा कर दो इसको। जो आप इसको मीटर स्क्वायर से गुणा करोगे तब आपके पास 5B का जो विमेय सूत्र होगा वो M1 तो वैसा का वैसा L2 से गुणा होगा, तो 0 की जगह 2 आ गया, T माइनस 2 आ गया और A माइनस 1 आ गया। परमेश्वर एंड हेमलता, बेटा आप लोगों ने सही किया क्योंकि आपको डायरेक्टली ये याद था, पर मैं ये पूछ रहा था कि बी का कैसे निकाला वो आप नहीं बता पा रहे थे। अब सर आपको ये आइडिया हो पार्ट गया? हमने नहीं याद नहीं। यस बेटा, इस दूसरे पार्ट का है ना सर? हाँ बेटा, QVB। तो सर हमने दूसरे का कब से कह रहे हैं, बताओ वापस। ये 7वें पार्ट में बेटा। यस बेटा, ये सर ये सूत्र नहीं निकालना सीखा था वहां पे। ओके अभी क्लियर है? यस सर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में। एक तो पढ़ेंगे यहाँ पर डिफरेंट केसेस,
आगे इसको ओपन करेंगे तो होगा बी ए कोस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, 180 होगा तब क्या होगा, और फिर लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण, और फिर अलग अलग प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, जय सारे वीडियो कैसे है, जय मिशन 90+। यस बेटा बोलो।